आइए इस चैप्टर में देखते हैं हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन। तो नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सीखेंगे हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो पहले जान चुके हैं। अब यहाँ से सीखेंगे फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहले ये बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके बाद आती है फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावरिंग की डेफिनेशन, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। जब 11th क्लास में थे तो वहाँ फ्लावर की डेफिनेशन पढ़ी थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया था। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। इट इज अ कंडेंस मोडिफाइड शूट, कंडेंस मोडिफाइड शूट, कंडेंस मोडिफाइड शूट क्या होता है, कंडेंस मोडिफाइड शूट होता है। फ्लावर की डेफिनेशन होती है कंडेंस मोडिफाइड शूट। अब आप देखिएगा यहाँ शूट की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक प्लांट था, उसका नाम था अगेव। अगेव में जो रिप्रोडक्शन हो रहा था वो बल्बिल के थ्रू हो रहा था, बल्बिल। इस बल्बिल में हम लोगों ने देखा था कि नोड था और साथ में इंटरनोड था। तो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट इन अगेव फ्लावर which explain definition of flower की flower is a condensed modified shoot। modified shoot होता है कि पता चला कि फ्लावर में नोड इंटरनोड भी होता है। शूट में अगर स्टेम की बात करें तो वहां स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नोड इंटरनोड। तो ये पता चला। ऐसे तो लोगों ने कहा कि ये फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड पार्ट होता है स्टेम का, कुछ ने कहा मॉडिफाइड पार्ट होता है किसका, मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का, बड का। अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉडिफाइड पार्ट था। यहाँ देख रहे थे लार्जेस्ट फ्लावर क्या होता है, रेफ्लिसिया। स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, ओल्फिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्लावर वर्ल्ड और दूसरी तरफ उसकी यूनिट। वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे चक्र, मीन्स कितने पार्ट होते हैं किसके, फ्लावर के। तो पहला फ्लावर है यहाँ पे, पार्ट है इसका कैलिक्स। कैलिक्स की यूनिट को हम लोग नाम देंगे सेपल। फिर कोरोला, पेटल, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, स्टैमेन, गैनोसियम, कार्पेल, गाइनोसियम, कार्पेल, पिस्टिल। देखिए यहां से ऐसे आपने बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम, ये आया। इस थैलमस से यहां से हम लोगों ने ऐसे निकाल दिया स्टैमेन, कोरोला, कैलिक्स, ऐसे 4 पार्ट हो गया। ये इसका नाम है पेडिसिल, पहले से सीखा हुआ है। दिस स्वॉलन पोर्शन इज नोन एज, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्वॉलन पोर्शन, उसे कहते हैं थैलमस। अब आप नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 1 2 3 4।
पहला नंबर क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ हो गया। आ गया। ये फर्स्ट कैलिक्स है, कोरोला सेकंड है, एंड्रोसियम थर्ड है और गाइनोसियम फोर्थ है। अब गाइनोसियम में कार्पेल एक होगा, एंड्रोसियम की यूनिट स्टैमेन होगी, कोरोला की यूनिट पेटल होगी, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल, ये 4 इसके वर्ल होते हैं। सेपल है, पेटल है और स्टैमेन है और कार्पेल है। यहां से सेपल के बारे में लिखेंगे, ये आउटर है, कलर्ड है, आउटर है, कलर्ड है। ये दोनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। कैसे होंगे, कैसे हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। सेपल, पेटल ये प्रोटेक्टिव हैं और अट्रैक्ट करते हैं किसको, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। समझिएगा, इनका दोनों का फंक्शन आपको पता चल गया है। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। नोट करिएगा। और अब साथ में आ रहा है क्या, दूसरा पार्ट हमारे पास स्टेमन। ये दोनों कैसे हैं, नेसेसरी होते हैं। कैसे हैं, नेसेसरी। और पार्टिसिपेट इन, क्यों नेसेसरी हैं, वो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग कहते क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जब ये नेसेसरी है तो ये वाले कैसे हो सकते हैं, दीज आर एसेसरी। आपसे पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इसमें से एसेसरी वर्ड है, कौन सा नेसेसरी वर्ड होता है। तो दो आपके पास कैसे आ गए, एसेसरी, और ये दो हो गए कैसे, नेसेसरी वर्ड हो गए, जो कि रिप्रोडक्शन में है। जब आपसे डेफिनेशन पूछता है कोई, बचपन में याद करिए कि कोई आदमी पूछता है कि भैया डेफिनेशन क्या होती है फ्लावर की, तो वहां हम लोग बताते हैं डेफिनेशन क्या है। आधे से ज्यादा जनता यही बताती है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है वो, रिप्रोडक्टिव प्लांट है, किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्लांट का। अब यहां से आपने देखा फ्लावर में ये दो भैया भी तो हैं, इनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करा रहे हैं, इनको ही बता दो। तो फ्लावर का ये मेन पार्ट हो गया है, हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ये हमारे पास मेन पार्ट आया हुआ है, ये जो है एसेसरी पार्ट आया हुआ है। और अब यहाँ से डेफिनेशन हम लोग एक कॉमन निकाले थे कि फ्लावर इज अ कंडेंस मॉडिफाइड शूट। शूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब शूट में स्टेम है, लीफ है, बड है। अगेव फ्लावर में देखा गया कि उसके फ्लावर में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट थी, और ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। वहां एनसीईआरटी में अगेव का फ्लावर का बल्बिल का डायग्राम बना हुआ है। पेज नंबर 6 पे जाएंगे आप, तो वहां पे 7 पे सबसे राइट साइड पे नीचे डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर 7 पे। अगेव में बल्बिल से हो रहा है क्या, रिप्रोडक्शन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में। तो आइए यहां देखते हैं, इतनी सारी बातें हम लोगों ने देखा अभी तक। फ्लावर की डेफिनेशन, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फ्लावर, सेपल और पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। ये तो सेपल और पेटल आप 11th में जानते हो, इनके बारे में ढेर सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, स्टेमेन के पास और कार्पेल के पास। तो सेकेंड चैप्टर हमारा इन दोनों पे बेस्ड है। अगर इन दोनों की हम लोग सारी जानकारी ले लें
तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं आपको ले करके स्टैमेन के पास, यानी पार्ट है एंड्रोसियम। नोट करेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, कुछ लिखना है इसमें, और कोशिश करेंगे नोट्स बहुत बड़ा ना हो, आपके लिए इजी हो। तो एंड्रोसियम जो होता है इसके बारे में एनालिसिस करनी है। बताइएगा टेंशन जहां होगा। एंड्रोसियम एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो ये जो एंड्रोसियम है, सबसे पहला काम लिखिएगा आप कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमको नोट करना है, वो बातें जिनसे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जब हम एनसीईआरटी को रीड करें तो एनसीईआरटी हमको 100% समझ में आए और मजा आए, क्योंकि मजा हमें तभी आती है जब हम लोगों को चीजें समझ में आती हैं। तो कोशिश ये करना है कि हमको समझ में भी आए और मजा भी आए। तो आइए, एंड्रोसियम आपके पास दिख रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अब हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट में आएगा, बना लो, स्टैमेन आएगा। इस स्टैमेन की खास बात यहां से देखेंगे, ऐसे ये रहा स्टैमेन के डायग्राम में, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये आई फिलामेंट। अब आपके पास दो लोब दिखाई पड़ रहे हैं, ये और ये आ गए। बोथ लोब आर कॉल्ड, एक ये और एक ये लोब जो है इसको कहते हैं एंथर लोब। एंथर लोब। बीच में जो लाइन दिख रही है इस लोब को डिफरेंशिएट कर रही है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव, कॉल्ड कनेक्टिव। समझिएगा, ये था ऐसे, ये था ऐसे, ये बीच वाली लाइन जो है ये कनेक्टिव कहलाती है, कनेक्टिव है। ये दोनों जो है ये एंथर लोब होते हैं। आगे समझ में? तो यहां से आ गया हमारे पास ये पार्ट। देखो, फिलामेंट में कुछ खास नहीं है, तो ये क्या करता है, अटैचमेंट का काम करेगा। इसको यहीं पे ड्रॉप कर देना है। इस फिलामेंट का इस एंथर से अटैचमेंट होता है। इसके अटैचमेंट के बेस पे हमारा जो स्टैमेन है वो कई टाइप्स का होता है। डॉर्सल अटैचमेंट है, डॉर्सी फिक्स्ड कहलाता है। वेंट्रल अटैचमेंट है, वेंट्रल साइड से तो वेंट्रल होता है। डॉर्सी फिक्स्ड है, वेंट्रल फिक्स्ड है। डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से तो डॉर्सी वेंट्रल फिक्स्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे उसका अटैचमेंट पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। बुक पढ़ेंगे, नेक्स्ट अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, आप उसे वहीं पे छोड़ दीजिए और अब वापस आइए आप अपने पास। स्टैमेन की जो यूनिट है, उस यूनिट में हम लोग स्टैमेन की स्ट्रक्चर में देखेंगे एंथर, और दो चीजें आपको मिलती हैं, एक मिलता है एंथर और दूसरा मिला फिलामेंट। तो अगला पॉइंट आपका आएगा जो है एंथर। एक एक को पढ़ते चलिए, एक एक को समाप्त करते चलिए, समझते चलिए, चैप्टर अपने आप फिनिश होता जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कितना आसानी से ये फिनिश हो रहा है। यहां से एंथर की बात कर रहे हैं। एंथर कैसा होता है, जनरली बाइलोब्ड है। कैसा है, बाइलोब्ड है। अब इसके बारे में एनालिसिस करना आपको है, ज्यादा जानना है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ।
इसकी जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बटरफ्लाई के शेप का एक डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। एनसीईआरटी से डायग्राम बनाइएगा। हम उसी डायग्राम को ब्रेक कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये आपके पास डायग्राम ऐसे आया, 4 लेयर्स का आया। थोड़ा वहां डायग्राम और अच्छे से बनेगा आपके पास। कुछ लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो जो डिजिटल वाले पढ़ाते हैं वो भैया वैसे ही बना देंगे, उनके पास तो बनाया आएगा सब। उनको स्विच करना है, बटन दबानी है, डायग्राम आ गया, मेहनत नहीं करनी है। अब आपको दिखा रहे हैं यहां से 1 2 3 4 हम लोगों को 4 लेयर दिखाई पड़ रही हैं। कितनी? 4 लेयर दिखाई पड़ रही हैं। ये जो 4 लेयर्स हैं, ये टोटल यहां से लेकर के ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? एंथर की है। एंथर में बीच में स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रही है, ये कैसी नाम है? कनेक्टिव है। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव। एंथर की आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सेकेंड आउटर इज कॉल्ड, यस, एंडोथीसियम। कनेक्टिव लेयर है जो दोनों लोब को क्या कर रही है? डिफरेंशिएट कर रही है। एनिमल वाला कनेक्टिव टिश्यू नहीं है यहाँ। एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर, और नेक्स्ट है टैप्टम। क्या क्या आया? एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। यहां पर जो ये कैविटी दिख रही है भैया, दिस कैविटी इज कॉल्ड थीका। कैविटी इज कॉल्ड थीका। ईच थीका कंटेन्स अ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर ये ना लिखा मिला तो आपको मिलेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया या तो मिलेगा स्पोरेंजिया। अब आप देखिएगा ऐसे, तो ये स्पोरेंजिया हर कॉर्नर पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं एक ही बना दिया यहाँ पे। तो समझिएगा ध्यान से, आपने ऐसे इसको यहां से डिफरेंशिएट किया ऐसे, तो आप इन्हें इसको ऐसे काट दिया ऐसे, है ना। अब क्या होगा? एक लोब इसके इस तरफ ऐसे, एक लोब इधर है, दूसरा लोब इधर है, तो 2 लोब हो गए एंथर के। तो यहाँ पे एंथर को हम लोगों ने बोल दिया बाई लोब्ड एंथर है। अब सोचिएगा यहाँ पे कितनी कैविटी दिख रही हैं, अर्थात कितनी थीका दिख रही हैं। तो 2 थीका एक लोब में दिख रही है, ऐसे एक ये दिखी और एक यहाँ पे ये दिख रही है। तो फिर इधर हमारे पास 2 थीका, तो 4 थीका अपने पास। लेकिन एक लोब में कितनी थीका है? 2 थीका। तो जनरली एंथर हमारा कैसा हो गया? डाईथीकस हो गया। डाईथीकस। ईच थीका कंटेन्स अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया कितने हो गए आपके पास? 4। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या मिला? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब आप यहां से ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी आ गई एंथर की। क्या मिला? बाइलोब्ड, डाईथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या रहेगा? बाइलोब्ड, डाईथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। मीन्स 4 स्पोरेंजिया, 2 थीका और 2 लोब। इस तरीके से हमारे पास आया एंथर की कंडीशन।
यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शन आएगा आपके पास। एक फैमिली होती है, उसका नाम है बेटा मालवेसी। मालवेसी, मालवेसी फैमिली में कंडीशन क्या होती है? मोनोथीकस होती है। यहां पे कंडीशन आएगी मोनोथीकस और बाईस्पोरेंजिएट। बाईस्पोरेंजिएट, बाईस्पोरेंजिएट, टू स्पोरेंजिया, एक थीका होती है, याद रहेगा, मोनोथीकस बाईस्पोरेंजिएट, नोट कर लीजिएगा। यहां तक हो गया। जनरली एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। इन फैमिली मालवेसी only one theca is present, that is called monothecus, and two sporangia, then bisporangiate। लिख लिए हो? मालवेसी फैमिली है एक, हिबिस्कस रोज। हाँ, लोग एक ही दिख रहा है, तो वहां पे क्या होता है? थीका है। इस तरह से डायग्राम वहां नहीं मिलेगा आपको, इसलिए वहां पे क्या मिला? एक ही थीका है और स्पोरेंजिया दो है। तो अब यहां से क्या हुआ? मोनोथीकस हो गया, बाईस्पोरेंजिएट है। फिर क्या हुआ? एक प्लांट और होता है, लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ आर्क्यूथोबियम, इन केस ऑफ आर्क्यूथोबियम, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकॉट प्लांट, स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकॉट प्लांट। इन केस ऑफ आर्क्यूथोबियम क्या है? स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकॉट प्लांट। ओनली वन स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, ओनली वन स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। सच कंडीशन इज कॉल्ड, such condition is called मोनोस्पोरेंजिएट। क्या मिला यहाँ पे? एक ही मिला, स्पोरेंजिया। ऐसे कंडीशन को हम लोगों ने नाम दिया क्या? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो आपके पास अभी तक का क्वेश्चन आया क्या? बाइलोब्ड एंथर था, जनरल फैमिली, जनरल केस में डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट, एक्सेप्शन में मालवेसी मिला, मालवेसी मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट, आर्क्यूथोबियम एक प्लांट मिला, इसमें हमारे पास क्या मिला? मोनोस्पोरेंजिएट। एक साथ आपने 3 केस पढ़ लिए हैं। अभी तक तीनों केस में, अभी तक जितना पढ़े उतना कोई टेंशन हो तो आप बोलिए, वरना हम आगे चलते हैं।
केवल केवल एक ही है, और वो भी क्या है, स्पोरेंजिया है। डायरेक्ट क्या है, स्पोरेंजिया है। अरे उसकी अभी अंदर कहानी आएगी, स्पोरेंजिया के अंदर चलेंगे। ये हमने एंथर का डायग्राम बनाया है, बात समझ में आई। और एंथर वॉल, और ये एंथर वॉल दिख रही है। एक ऐसा डायग्राम नहीं बना रहे जिसमें आपको सब दिखाई पड़ जाए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, जब उन्होंने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना मुंह खोल के उनको पूरा संसार दिखा दिया। ये देखो पूरा विश्व दिख रहा है। तो यहाँ वो डायग्राम नहीं चलेगा कि एक साथ पूरा का पूरा आपको दिखे। हाँ, जब आप इसको टुकड़ों में पढ़ लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, तब आप इसको एक साथ जोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है यहाँ पर। और अभी उसके अंदर जा जाके बनाने लगेंगे तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए डायग्राम को तोड़ रहा हूं मैं। और यहाँ पे बनाया हुआ डायग्राम इसलिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैच भी नहीं करेगा, इसलिए एग्जाम में आपको बोर्ड में वही डायग्राम बनाना है। और नीट में लेबलिंग आती है, तो सोचते हैं बोर्ड और नीट में क्या डिफरेंस है और सिमिलरिटी कहाँ है। सोचो, तो डायग्राम की प्रैक्टिस हम करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, वहां पढ़ा लिखने के लिए। और उसी डायग्राम की प्रैक्टिस हम करते हैं नीट में लेबलिंग के लिए। काम एक ही है दोनों में, बस एक में लेबलिंग का क्वेश्चन आना है और दूसरे में पूरा डायग्राम बना के लेबल्ड करना है। तो डायग्राम तो आपको आना चाहिए, वो जितना मन से आप बनाएंगे या जितना मन से आप उसको देखेंगे, उसी तरह से आप उसको अपने दिल और दिमाग में बसा सकते हैं। तो आइए, हम लोग यहां तक आ चुके हैं और अगली बात आती किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल। आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वॉल। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितनी वॉल आई थी, एपिडर्मिस है, इंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपटम है। अब एक एक लेयर को आप यहां से मिटाते हुए चलो, मिटा दें। चलो, पहली समाप्त हो गई, दूसरी समाप्त हो गई, तीसरी खत्म, चौथी खत्म, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। तो आपकी लेयर समाप्त हो गई। अब बचा क्या, स्पोरेंजिया आ गया। तो ऐसे मिटाने से नहीं समाप्त होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आएगा एपिडर्मिस, लिखिएगा एपिडर्मिस। देखिए यहां एपी होता है, एपी मीन्स होता है अपॉन। क्या होगा, एपी मीन्स अपॉन। किसके अपॉन, डर्मिस के। अब आप इन जनरल समझिएगा, प्लांट में मत घुसा दीजिएगा, अरे सर ये कहाँ है, वहां वहां डर्मिस दिखाइए हमको। यहाँ इन जनरल बात बता रहे हैं। तो इन जनरल क्या होता है, जब हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो आप अपने ऊपर लीजिए। अपने ऊपर लेने का मतलब आप अपनी स्किन को देखिए। अपनी स्किन को देखेंगे तो आपके एक बाहर की तरफ जो दिखती है वो कहलाती है एपिडर्मिस। आउटर सरफेस आपका दिख रहा है स्किन का, और उसके नीचे जो लेयर दिख रही डर्मल लेयर, उसे हम लोग बोलते हैं डर्मिस। अब डर्मिस के ऊपर की लेयर एपिडर्मिस। यहां से तो हम लोग ये समझ गए कि डर्मिस के ऊपर की लेयर एपिडर्मिस। अब प्लांट में अगर आप इसको लगाएंगे तो वहां कहेंगे भैया डर्मिस कहां है, गायब है।
तो यहां क्या है, एंडोथीसियम के ऊपर की जो सरफेस है उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होगी आपकी वो कैसी है, आउटर है और थिन होती है और प्रोटेक्टिव होती है। प्लांट में ये जो एंथरवॉल की एपिडर्मिस है, आउटर है, थिन है, प्रोटेक्टिव है। क्या है, आउटर है, थिन है, प्रोटेक्टिव होती है, पतली होती है और प्रोटेक्टिव होती है। आइए तो यहां से एक क्वेश्चन निकलवा देते हैं आपका। छोटा सा बॉक्स बनाइए, अपनी स्किन की बात कर लें। ह्यूमन के केस में हमारी एपिडर्मिस के कई लेयर्स, सब लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, सब लेयर, अलग अलग लेयर हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेटम। प्लूरल नंबर में स्ट्रेटा होता है, इसकी मीनिंग क्या है, लेयर है। ये प्लूरल नंबर है, स्ट्रेटम सिंगुलर नंबर है। अब कितनी स्ट्रेटा होते हैं ये देखना होता है। तो स्ट्रेटम, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, कॉर्नियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम। क्या होगा, शिफ्टिंग होती रहती है इनकी। ये शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगी वही आपके पास कॉर्नियम, और फिर कॉर्नियम डेड होने के बाद रिमूव हो जाएगी। याद रहेगा। समझिएगा, अगर इसे आपको याद करना है, याद तो इतना आसानी से होगा नहीं, नोट करिएगा। क्या होगा, काजल लव्स ग्रेटली सुरेंद्र मोहन। काजल लव्स ग्रेटली सुरेंद्र मोहन। ये है काजल। काजल मतलब कॉर्नियम, लव्स ल्यूसिडम, ग्रेटली ग्रेन्युलोसम, सुरेंद्र स्पाइनोसम, मल्पीजी मोहन। काजल लव्स ग्रेटली सुरेंद्र मोहन, स्टेटम कॉर्नियम ल्यूसिडम ग्रेन्युलोसम स्पाइनोसम मल्पीजिया जर्मिनेटिवम। समझ गए। जुनैद, आया। तो काजल लफ्ज अभी सही आ रहा है। काजल लफ्ज ग्रेटली सुरेंद्र मोहन, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम मैल्पीजी।
मालपीजी और जर्मिनेटिवम, मालपीजिया जर्मिनेटिवम। अब एक क्वेश्चन यहीं पे और करा दें, ये क्वेश्चन है आता है मिलाते सीक्वेंस को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको वो लाइन याद रहेगी काजल वाली तो सीक्वेंस आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अब स्किन को हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ स्किन। अभी इसका प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है, हम थोड़ा सा रूट से आगे चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ स्किन दो टाइप का होगा, बता इसलिए रहे कि हाँ एपिडर्मिस की बात आ गई है, और एपिडर्मिस हम लोगों को अलग से नहीं पढ़ना है, मतलब स्किन अलग से आपको नहीं पढ़ना है। सेंस ऑर्गन है ये भी, आई पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, नोज पढ़ देते हैं हम लोग, स्किन छोड़ देते हैं। अब स्किन में रिमूवल स्किन का कैसे होता है, एक प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एक्डाइसिस, और दूसरी प्रोसेस होती है मॉल्टिंग। एक है एक्डाइसिस और सेकंड होती है मॉल्टिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्डाइसिस एंड मॉल्टिंग। डिफरेंशिएट एक्डाइसिस एंड मॉल्टिंग। देखिए मॉल्टिंग में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, सिंगल स्टेप प्रोसेस। यहां हम लोग कह सकते हैं मल्टी स्टेप है। कैसे है मल्टी स्टेप ये देखना होगा। इसमें बताएंगे कि रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम होल बॉडी साइमल्टेनियसली, एक बार में पूरे बॉडी की स्किन एक साथ निकल जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉल्टिंग कहते हैं। तो यहां नोट कर सकते हैं आप, स्किन ऑफ होल बॉडी रिमूव साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली स्किन ऑफ होल बॉडी रिमूव साइमल्टेनियसली, पूरे बॉडी की स्किन एक साथ रिमूव हो जाती है, उसी कहते क्या है, मॉल्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, स्लॉगिंग इन स्नेक, स्लॉगिंग इन स्नेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, वैसे इसको कहते हिंदी में केचुल निकालना। स्नेक जो होता है वो अपने बॉडी की पूरी स्किन को एक साथ रिमूव कर देता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें कि वो स्किन निकालते समय अंधा हो जाता है, तो सही बात है, अंधा हो जाता है। अच्छा अब आप बताइए, जब आप इस स्वेटर को ऐसे निकालेंगे, टी शर्ट को ऐसे, तो जब ये आएगा आपकी नजरों के सामने, आप अंधे होंगे, बहरे होंगे? अंधे तो आप भी होंगे। तो यहाँ स्किन रिमूव करते समय क्या होता है, जब उसके हेड से निकलती है तो अंधा दिखाई पड़ता, मतलब दिखता नहीं उसको, तो उसको कहते हैं स्लॉगिंग। एक और एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे, स्किन निकलना। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है किसका, एस्केरिस का है।
तो एस्केरिस भी अपनी लाइफ साइकिल में मॉल्टिंग करता है। अब वो कितनी बार मॉल्टिंग करता है? 4 टाइम्स मॉल्टिंग करता है। कितनी बार मॉल्टिंग करेगा? 4 टाइम्स मॉल्टिंग करता है। कितनी बार? 4 टाइम्स मॉल्टिंग करता है एस्केरिस अपनी लाइफ साइकिल में। ये बात याद रखिएगा, 4 टाइम्स मॉल्टिंग इन एस्केरिस लाइफ साइकिल। अब उसमें लार्वा होता है, उसके लार्वा की साइकिल मैंने बताया हुआ है, फिर से कभी आगे क्लास में बताएंगे। तो एक होता है रैप्टाइफॉर्म लार्वा। तो रैप्टाइफॉर्म लार्वा की स्टेज 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे करके स्टेजेस होती हैं और मॉल्टिंग होती है उसमें। फर्स्ट मॉल्टिंग अकर्स इन सॉयल, मिट्टी में होती है। फर्स्ट मॉल्टिंग इन रैप्टाइफॉर्म लार्वा एस्केरिस में, कहाँ? सॉयल के अंदर। सेकेंड मॉल्टिंग अकर्स इन लंग्स इनसाइड ह्यूमन। थर्ड मॉल्टिंग लंग्स। फोर्थ मॉल्टिंग इंटेस्टाइन। तो 4 बार उसमें क्या होती है? मॉल्टिंग होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चौथी बार जाके जब इंटेस्टाइन में मॉल्टिंग होती है तो एक बार फिर से नया एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास एस्केरिस में मॉल्टिंग आ गई। तो आइए यहां से एक केस समझ गए। ये भैया एक्डाइसिस आप अपना केस ले लो। ह्यूमन स्किन की बात करते हैं। देखो, अलग अलग बॉडी का अलग अलग टाइम पे रिमूवल स्किन का होता है। हाथ से स्किन कभी रिमूव हो रही है, कभी चेहरे से आपकी स्किन जा रही है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होता है। इसी को बोलते क्या है? एक्टाइसिस। तो इस तरह से हमारे पास एपिडर्मिस के रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अलग अलग पॉइंट थे, अलग अलग जगह पे थे, आपके साथ एक जगह पे ले आए। और अब आपके पास एपिडर्मिस किसकी है? प्लांट में एंथर वॉल की एपिडर्मिस है। दिस एपिडर्मिस इज आउटर लेयर, थिन होती है एंड प्रोटेक्टिव होती है। सेकेंड वन इज एंडोथीसियम। सेकेंड क्या रहा? एंडोथीसियम। तो लिखेंगे इसको हम लोग सेकेंड आउटर लेयर। सेकेंड आउटर लेयर थिक देन एपिडर्मिस। कैसी होती है? थिक देन एपिडर्मिस। ये एंडोथीसियम है, थिक होती है किससे? एपिडर्मिस से थिक होती है। अब थिक होती है तो इसका फायदा क्या होगा? लेकिन बट अगला केस क्या है? बट थिन एट सम प्लेसेस। थिन होती है कुछ अलग अलग प्लेस पर। सच प्लेस इज कॉल्ड, सच प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? बोलो। स्टोमियम कहते हैं। सच प्लेस इज कॉल्ड स्टोमियम। फंक्शन क्या होगा? हेल्प इन रिलीजिंग पीजी। पीजी को हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। हेल्प इन रिलीजिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के रिलीज करने में हेल्प करती है स्टोमियम। कैसे करती है? क्योंकि ये थिन होती है। जरा सोचिएगा,
ऐसे हमने एक लेयर बनाई है एंडोथीसियम की, ठीक दिख रही है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, फिर ये जो लेयर थिन वाली है इसी का नाम क्या है, स्टोमियम है। अब देखिएगा आउटर लेयर ऑलवेज थिन, एपिडर्मिस कैसी है, थिन होती है, एपिडर्मिस थिन होती है अपने पास पहले से ही। तो अंदर से जब प्रेशर पड़ेगा पॉलन ग्रेन का तो थिक वाली तो ब्रेक नहीं होगी, लेकिन थिन वाली जो होती है वो ब्रेक होती है। उसके ब्रेक होने से जब एपिडर्मिस प्रेशर पड़ेगा, वो पहले से थिन है, ग्रेन हो जाएगी और वो पॉलन ग्रेन निकल के बाहर चला जाएगा। इसलिए फंक्शन हम देखेंगे स्टोमियम का कि हेल्प इन रिलीजिंग पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बाहर आने में फंक्शन शो करती है, रप्चर करने का काम करती है प्रेशर आने के बाद। इस तरह से एंडोथीसियम में आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, उसका नाम है मिडिल लेयर। अगला है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो होती है, नोट कर लीजिएगा, अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन। थर्ड लेयर है, फंक्शन जो है इसका वो अननोन होता है, ये आप देखेंगे ध्यान से। लेकिन साथ में आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, कुछ लोगों ने इसका फंक्शन माना है, हमें उसको भी मानना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, it provide nourishment, it provide nourishment to developing microspore, to developing microspore, to developing microspore। आइए, अगली लेयर का नाम है टैपेटम। टैपेटम नोट करेंगे, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इट प्रोवाइड, फंक्शन लिख लेंगे, इट प्रोवाइड nourishment to developing microspore, developing microspore, provide nourishment to developing microspore, developing microspore। अब देखिए, अपने यहां तो एक ही टैप्टम था, हम इसको दो पार्ट में तोड़ने जा रहे हैं। एक को बोलते हैं अमीबॉयड टैप्टम, नोट कर लेंगे, अमीबॉयड और पेरीप्लाज्मोडियल टैप्टम, अमीबॉयड टैप्टम या पेरीप्लाज्मोडियल टैप्टम। सेकंड, ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टैप्टम।
ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टेप्टम, अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम, ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टेप्टम। आप इसको नोट करेंगे, याद रखिएगा। इसे आपको नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है, लेकिन नीट के सवाल के लिए इसे भी हमने पढ़ लेना है। पता नहीं कहां से आए क्वेश्चन, तो थोड़ा सा हम लोग चल ही लेते हैं इसके अंदर। अमीबॉयड नाम ही क्लियर है, अमीबॉयड। यहां सोचिएगा, यहां पे इसकी सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेल वॉल एट एंड कंडीशन। जब इन सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये सेल डिफरेंशिएट होती हैं एक दूसरे से, बट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टाइम पे दियर सेल्स आर, दियर सेल वॉल आर फ्यूज टुगेदर and form a single cell multinucleated condition। याद करिएगा, इन amoeboid टेप्टम cells are very close to each other या closely intact to each other at young condition, but at maturity their cell wall fuse together form a multinucleated condition। किसमें मिला? अमीबॉयड टेप्टम में मिला। हिंदी वर्जन में आते हैं तो पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम की सेल वॉल जो होती है बचपन में बनी होती है और सेल्स सेपरेट होती हैं। मैच्योरिटी कंडीशन पे सेल वॉल इसकी जो होती है वो फ्यूज कर जाती है। यहां से सेल वॉल फ्यूज्ड एंड फॉर्म a multinucleated condition, multinucleated condition आ गया। तो चले, आपके पास यहां से आ गया क्या? मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई। एग्जाम्पल में आप नोट कर लेंगे यहां पे एलिस्मा, 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 अलीसमा मतलब एलिस्मा। अमीबॉयड टेप्टम पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम में मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन को हम लोग सिंसीटियल कंडीशन कहते हैं, सिंसीटियम या सीनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, सीनोसाइटिक कंडीशन, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन। क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन कहाँ होती थी? फंजाई में पढ़ा होगा आपने, उसका माइसीलियम होता है, सिंसीटियल कंडीशन होती है। 11th क्लास में आपने मायोफाइब्रिल्स पढ़ा था, वहां पे सार्कोलेमा, सार्कोमियर और मायोफाइब्रिल्स, वहां पे हमारे पास जो था वो मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन, सार्कोप्लाज्म में मोर देन वन न्यूक्लियस होता था। तो यहाँ पे वो हो गया। इस तरीके से हम लोग कई जगह पे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोकोनट वाटर की बात करेंगे, एंडोस्पर्म की बात करेंगे। वहां एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होता है, साइटोकाइनेसिस बाद में होती है। तो इस तरीके से कई कंडीशन है यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन की, उनके एग्जाम्पल्स भी आता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस आल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, नाम होता है सिंसीटियम। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके अपने टॉपिक पे, नाम है उसका ग्लैंडुलर टेप्टम। ग्लैंड से नाम पता चल रहा है, ग्लैंडुलर। तो ग्लैंड मीन्स क्या था? सेक्रीशन करने वाली सेल या टिश्यू। तो ग्लैंड सेक्रीट करती है, तो क्या सेक्रीट करती है? नोट कर लेंगे ग्लैंडुलर टेप्टम। पहला फंक्शन नोट करिएगा भैया, प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, ये तो दुनिया जानती है।
प्रोवाइड नरिशमेंट, साथ में सेक्रीट्स करता है, लिख देना आल्सो सेक्रीट्स सम एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लाइक IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ऑक्सिन है ये भैया, क्या है ये? ऑक्सिन है, प्लांट हार्मोन है। अब देखिएगा सेप्टम, लिख देना आल्सो सेक्रीट्स, यूबिस बॉडी, ऑर्गेनिक है, कैरोटिनॉइड का बना होगा, कैरोटिनॉइड। दिस यूबिस बॉडी फॉर्म स्पोरोपोलिन, 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 स्पोरोपोलिन। दिस स्पोरोपोलिन नोट कर लेंगे, प्रेजेंट ऑन एक्साइल लेयर ऑफ pollen grain, एक्साइल लेयर ऑफ pollen grain, एक्साइल लेयर ऑफ pollen grain। एक्साइल लेयर ऑफ pollen grain, देखिएगा टैपेटम की सेल्स ने, टैपेटल सेल ने निकाला क्या? यूबिस बॉडी केमिकल, यूबिस बॉडी ने फॉर्मेशन किया किसका? स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्साइल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर हम कहें ये पोलन ग्रेन है तो द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिन नोट करिएगा नीचे, मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। कौन? स्पोरोपोलिन। अब नीचे लिखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, pollen grains not affected by, pollen grains are not affected by pollen grains are not affected by
हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेट, एल्कलाइनिटी, एल्कलाइनिटी, एसिडिटी, एसिडिटी, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, HU, ह्यूमिडिटी, एटसेट्रा। ना तो पॉलन ग्रेन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ना इसके ऊपर रेडिएशन का पड़ेगा, ना एंजाइम की एक्टिविटी का पड़ेगा, ना तो इसके ऊपर ह्यूमिडिटी का असर पड़ेगा, ना इसके ऊपर एल्कलाइनिटी का असर पड़ेगा, ना इसके ऊपर एसिडिटी का असर पड़ेगा। इसका मतलब पॉलन ग्रेन के ऊपर किसी का असर नहीं पड़ेगा। तो pollen grain not affected by these factors, hence such pollen grains are used in the study of fossil। किसकी स्टडी में यूज होगा? फॉसिल प्लांट की स्टडी में यूज होता है। मतलब किसी का पॉलन ग्रेन अगर आपको मिल गया है तो वो कई साल पुराना पॉलन ग्रेन पड़ा होगा, वैसे का वैसे होगा, उसके ऊपर इन मौसम का, इन फैक्टर का कोई असर नहीं होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, हेंस पॉलन ग्रेन यूज्ड इन, हेंस पॉलन ग्रेन यूज्ड इन स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, pollen grain used in the study of fossil plant। अब फॉसिल प्लांट की स्टडी को हम लोग कहते हैं पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, पैलियो बॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, पैलियो बॉटनी, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। हाँ जी, और क्या? करो, कौन रोक रहा है? तो पैलियो बॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स हो गया। फिर यहां नोट कर लेंगे, पैलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, ऐसे नोट कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा उसका। क्वेश्चन, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी सिचुएटेड इन, कहाँ होता है? सिचुएटेड इन, हमारे देश में कहाँ है? नवाबों के शहर में है, जिसका नाम लखनऊ। दिस लखनऊ सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश। आओ आसाम वाले घूम जाओ लखनऊ, आपको घुमा देते हैं बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। अब देखिए ध्यान से, ये तो काम खत्म हो गया। एक और लिख लो, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। याद रहेगा?
इस तरह से चलते चलते एक बार और बात आ गई, अब आ ही गई तो उसको भी नोट कर लो, पैलिनोलॉजी, PALYNOLOGY, पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखिए इतनी बातें हम लोग सीख लिए हैं, आज यहां तक आ चुके हैं। अब आपको एक बात बता दें, देखिएगा ध्यान से, आप चले थे फ्लावर से, है ना, चले थे कहां से, फ्लावर से, आ गए कहां पे, एंथर की ये जो वॉल आ रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमारे पास ऐसे 4 लेयर आई थी। आउटर एपिडर्मिस समाप्त हो गई, इंडोथीसियम समाप्त हो गई, मिडिल लेयर समाप्त हो गई, अब टेपटम जो है समाप्त हो गई। अब बचा आपके पास स्पोरेंजिया, क्या है, स्पोरेंजिया। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, और ये पार्ट होगा समाप्त। अभी आप देख रहे हैं तो 23 में कुछ पोर्शन हो गया है, 22 का कुछ पार्ट हो गया है, और 21 आपने पूरा पढ़ा हुआ है, 20 आपने पढ़ा हुआ है पूरा। पेजेस की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में 12th वाले का, तो आप इन जगहों पे जा करके इनकी स्टडी एक बार करिएगा, रीड करिएगा, समझ में आएगा सब आपको। अगर कोई टेंशन होता है तो आप काम उसको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं और जा करके। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चला आया, रिवाइज एक बार देख लेते हैं, जिसको ना समझ में आया होगा, डाउट होगा, तो फ्लावर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले, कंडेंस मोडिफाइड शूट होता है, नाम होगा क्या, फ्लावर होता है। आगे प्लांट में नोड इंटरनोड प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से हम लोग उसका एग्जांपल लिए थे फ्लावर में। फिर यहाँ पे इसके हम लोग वर्ड पढ़े थे, एक वर्ड का नाम कैलिस होता है, दूसरा का नाम कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, कैलिस की यूनिट सेपल होती है, पेटल होती है, और स्टैमेन है, साथ में इसकी क्या होती है, कार्पेल होती है। अब हम लोग यहाँ से स्टैमेन की बात करते थे, एक स्टैमेन की स्ट्रक्चर देखा था, तो हम लोगों ने उसमें मिला था क्या, एंथर मिला हुआ था और दूसरा मिला हुआ था फिलामेंट। फिलामेंट हम लोगों ने पढ़ा था, एंथर के बारे में देखा था, एंथर की 4 लेयर होती थी जनरली। एंथर हमारा कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। एंथर हमारा कैसा हो, बाई लोब जैसा हो। एंथर हमारा कैसा हो, टेट्रास्पोरेंजिएट जैसा हो। एंथर कैसा है, बाई लोब्ड है, टेट्रास्पोरेंजिएट। और कैसा होगा, डाइथिकस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होगी, डाइथिकस कंडीशन, डाइथिकस, बाई लोब, टेट्रास्पोरेंजिएट कौन होगा इन जनरल। सेकेंड वन यहाँ पे मालवेसी फैमिली में आता, मालवेसी फैमिली एविस्कस रोजा साइनेंसिस एग्जांपल होता है। मालवेसी फैमिली मोनोथिकस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती, मोनोथिकस कंडीशन होती। मोनोथिकस कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आती है। मोनो ना 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 बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन आती। कैसी कंडीशन है, बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन है। एक प्लांट आपको और मिला था, उसका नाम था आर्क्यूथोबियम प्लांट था। आर्क्यूथोबियम प्लांट जो है स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकॉट प्लांट था। इस स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकॉट प्लांट में अब कंडीशन कैसी होती थी, मोनो स्पोरेंजिएट, बिकॉज ओनली वन स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। तो कंडीशन क्या आ गई, मोनो स्पोरेंजिएट कंडीशन आ जाती है। इस तरीके से आपने इन कंडीशन के बारे में देखा था, एंथर वॉल के बारे में देखा था। एंथर के अंदर की कहानी देखेंगे हम अगले लेक्चर में। एंथर वॉल की कहानी में आपको दिखाया था मैंने, एपिडर्मिस की बात बताया था। एपिडर्मिस जो होती है आउटर लेयर होती है, थिन होती है, प्रोटेक्टिव होती है। फिर एंडोथीसियम की बात करते थे, एंडोथीसियम कहीं कहीं पे थिन, कहीं कहीं पे थिक, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली। दिस पतली लेयर इज नोन एज स्टोमियम and such stomium helps in the releasing pollen grain. pollen grain को बाहर लाने में काम करती है कौन, स्टोमियम।
Middle layer function unknown. According to some scientists, middle layer used in the provide nourishment of the developing microspore. अगली बात करते हैं टैपटम. टैपटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आंसर वॉल विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. इट इज ऑफ टू टाइप्स, अमीबॉयड टेप्टम एंड ग्लैंडुलर टेप्टम. अमीबॉयड टेप्टम बेटा बोलो. अमीबॉयड टेप्टम आल्सो नोन एज पेरीप्लाज्मोडियल टेप्टम, जिसकी सेल्स जो होती थी वो मल्टी कंडीशन से होती थी. एग्जांपल में आता था हमारे पास एलिस्मा. ऐसे ग्लैंडुलर टेप्टम में सेक्रेटरी टेप्टम होता है. सेक्रेटरी टेप्टम में ग्लैंडुलर टेप्टम, इसमें क्या होता था, सेक्रेट करती थी. क्या ये यूबिस बॉडी सेक्रेट करने का काम करती थी. कुछ एंजाइम बनाती थी, कुछ हार्मोन्स बनाती थी, जैसे आईएए. और यूबिस बॉडी बनाती थी स्पोरोपोलिन. स्पोरोपोलिन प्रेजेंट ऑन द एक्साइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन. आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन का नाम एक्साइन लेयर होता है. इसी के साथ आज का एपिसोड इस जगह पर समाप्त होता है. हम फिर मिलेंगे चलते चलते कल.